हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आप सभी को मैथ का प्रैक्टिस करवा दिया जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, ठीक है ना। 60,000 प्लस भर्ती है। आप सभी को एक सीट इसमें से चाहिए। मैथ उसमें से इंपॉर्टेंट रोल करेगा, ठीक है ना। और उसका 15 क्वेश्चन आप लोगों का सही होना चाहिए कम से कम, ठीक है ना। तो चलिए उसी में कड़ी में आपका ये प्रैक्टिस शुरू करवाया जाए। तो पहला क्वेश्चन लीजिए, और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्लस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप भी साथ साथ में देखेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है ना। अब कोई भी दिक्कत होगा सवाल में तो जरूर कमेंट में आप बता दीजिएगा। आप लोगों को भी बता देंगे और आप लोगों को भी, ठीक है। चलिए तो साथ साथ में दोनों लोग प्रैक्टिस करें, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी जो सामने है। क्वेश्चन क्या है कि एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं, 11 रुपए की दर से 9 वस्तुएं, 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं खरीदे। यदि माना जाता है कि औसत क्रय पर 20% का लाभ लेना चाहता है तो क्या करा, प्रति वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है, 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं खरीदे तो इसका मतलब हुआ कि 10 वस्तुओं का कुल दाम कितना हो जाएगा। अगर बात कितना है, 10 रुपए की दर 7 वस्तु, 7 है ना। तो 7 वस्तु का दाम कितना हो जाएगा भैया, कुल 10 गुणे 7 अर्थात 70। फिर कितनी वस्तु है, 9 वस्तु है, बोलो। फिर कितना हो जाएगा इनका दाम, कितने फिर खरीदा, 15 रुपए की दर से 9, कितना, अरे सॉरी 11 रुपया ना। हाँ 11 की दर से 9 वस्तु है, 99 हो गया। फिर उसके बाद से कितने वस्तु खरीद रहा है आगे, 14 वस्तु, यही ना। कितने की दर से, 15 की दर से। दर का मतलब जैसे अगर मान लो एक कलम का दाम 5 रुपया है तो 2 कलम का दाम 10 रुपया होगा। तो गुणा ही तो कर रहा है ना, वही काम यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 15 14 या 210। अब इसको जोड़ लिया जाए, 9 हो गया, 9 1 10 7 17 और 2 1 3। ये उसका कुल का कुल कास्ट पड़ा, कास्ट प्राइस उसका इतना पड़ा, इतने में खरीद कर ले आया ना। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ। यानी 3 7 9 में खरीद करके ले आया, 20% उसको लाभ चाहिए तो कितना हो जाएगा भैया, 120 बटा 100 और 7 ही 7 में उसको प्रति वस्तु का विक्रय मूल्य चाहिए। तो कुल कितने वस्तु हैं तो यहां से काउंट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 7 16 और 16 14 30, यानी कुल कितने वस्तु हैं, 30 वस्तु है। तो 30 से भाग दे देंगे कि अपना निकलने जाएगा क्या, प्रति वस्तु। बस 30 चौके 120 और 4 से इसको काट गुणा कर दो, 4 9 36 और 4 7 28 3 31 और 4 3 12 3 15 और 2 0 है तो 2 15.16 रुपये। यानी सवाल में करना क्या था, सभी दाम अलग अलग दे रखा था सभी वस्तुओं का, हमने एक कर लिया, क्रय मूल्य निकाल लिया, 20% का लाभ था, 20% लाभ कर दिया, प्रति वस्तु पूछ रहा 30 वस्तु थे बटे 30 कर दिया, आंसर है। कोई दिक्कत, चलो भैया तो अगला सवाल लगाओ, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या है। अगले सवाल में देखो कई सवाल बनता है, काम समय का सवाल है ना। हाँ करा A प्लस B कितने देर में कर रहा है, 12 दिनों में कर रहा है। B प्लस C कितने दिनों में कर रहा है, 16 दिनों में। और C प्लस A कितने दिनों में कर रहा है, 24 दिनों, यही ना। तो दो लोगों का काम अक्सर करके सवाल पूछा जाता है। इस पर कम से कम आपके कितने सवाल बनते हैं, 3 या 4 सवाल बन जाते हैं। आइए देखते हैं सभी सवाल को, और साथ साथ में हम लोग जो सवाल की प्रैक्टिस करेंगे तो साथ साथ में भी समझते चलेंगे कि कुल कितने सवाल बनते हैं, ताकि हो सकता है इस बार ये ना पूछ करके कुछ अगला क्वेश्चन पूछा है ना। चलो तो 12 16 और 24 का क्या निकाले लेते हैं भैया, एलसीएम कितना आएगा, 48 आएगा, है ना। एलसीएम क्यों निकालते हैं, ताकि काम बराबर हो। जब तक काम बराबर नहीं होगा तब तक हम उनकी क्षमताओं का आकलन नहीं कर सकते हैं, है ना, कि किसकी कितनी क्षमता है। कितना हो जाएगा ये 4, इसका कितना हो जाएगा 3 क्षमता, और इसका कितना हो जाएगा 2। कैसे पता चला है, क्योंकि क्या होता है, क्षमता बराबर क्या होता है भैया, कार्य बटा समय, कार्य बटा कुल अपना कितना कार्य है 48 बटा 12 की, तो क्षमता है 48 बटा 16, वही ना समय है। तो 3 आया, 48 बटा 24 की तो 2 आया, वही क्षमता है इनकी। कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ तो जो पहला सवाल बनेगा कि तीनों लोगों का क्षमता, तो जरा एक बात पर गौर करिए कि अगर तीनों लोगों की क्षमता है अगर हमको चाहिए तो करना क्या है, जरा देखिए।
ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c, अर्थात दो कॉमन लेकर के ए धन बी धन सी लिखा जा सकता है। और इधर भी जोड़ लो, 4 3 7 2 9, ये ना। तो ए धन बी धन सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9/2। ये 9/2 क्या है? 3 लोगों की क्षमता। 9/2 क्या है? 3 लोगों की क्षमता। क्या पूछ रहा है? वे तीनों लोग मिलकर के वह काम कितने दिन में करेंगे? कितना काम है? 48। और क्या हमको ज्ञात करना है? समय ना। अब जरा बताओ तो समय बराबर क्या हो जाएगा? इधर जाएगा तो क्षमता इधर आएगा, तो कार्य बटा क्षमता, यही ना होगा भैया। तो कार्य बटा क्षमता, कार्य 48 है, क्षमता कितनी है? 9/2। तो बटा 2 है तो ऊपर चला ना जाएगा, 48 दूना 96/9, है ना। 9 का 9 नहीं जाएगा 10, यही ना। 10.9 छक्के 54, फिर 4, फिर 9 चौक 36, 10.64। वही कितना है? 10 कितना बच रहा लास्ट में? 9 55 9 6 54 ना, तो 6 बचा ना। अच्छा 9 6 के 54 होगा। वही 10.666 अर्थात 10.66, है ना। अच्छा ये हो गया तीनों लोगों का दिन पूछ लिया, तीनों लोगों का। अगर पूछा होता कि बी अकेले कितने दिन में करता, तब हम क्या करते? इस सवाल को ये भी तो पूछ सकता है, ए अकेले दिन में कितने करता। तो आओ चलो ए का निकाल लेते हैं। तो कितने काम है टोटल? 48। और ए से करवाना तो ए की ना क्षमता चाहिए। अब जरा देखो, तीनों लोगों की क्षमता 9/2 है। 20c गायब हो जाए तो हमको ए की क्षमता पता चल जाए। हाँ, तो 20c कहाँ से गायब होगा? यहाँ से। और 20c की वैल्यू है कितनी? 3, है ना। तो 9/2 में से क्या कर देंगे भैया? 3 को माइनस कर देंगे तो 2 3 6। अब 9 में से 6 जा 3/2, यानी क्या हो जाएगा? 3। अब बटा 2 जाएगा तो ऊपर हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? 3 से इसको काट दो, 3 1 9 3 6 18 16 दूना 32 दिन में ए करेगा। बोलो कोई दिक्कत? अगर वही बात करें कि पूछ लो बी कितने दिन में करेगा, तो फिर वही कार्य बटा, अब बी की क्षमता चाहिए और बी के लिए हमको ए और सी गायब होना जरूरी है इसका। तो ए और सी की वैल्यू कितनी है भैया? इसकी क्षमता 2 है, यानी 9/2 में से 2 को क्या कर दोगे? घटा दोगे। तो 9/2 में से 2 को क्या कर दो? घटा दो। 2 दूना 4 और 9 में से 4 जा 5 ना। अब /2 हो जाएगा, तो /2 ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत? तो 48 दूना 96 ना हो जाएगा। तो 96/5, यही ना। इसको काट दो, 5 1 9 5, फिर कितना हुआ? 1 बचा, 4 बचा ना। 5 9 45, फिर 10.5 दूना 19.2 दिन। अब फी वाला ज्ञात कर लेना। यानी कितने सवाल पूछे जा सकते हैं इसमें? 4 सवाल। एक सवाल तो पूछा है, बाकी 3 और भी पूछे जा सकते हैं, कोई दिक्कत? हाँ, सवाल तो और भी बन सकते हैं, लेकिन जनरली 4 सवाल। ठीक है ना? बातें तो समझ में आ रही है, और आप लोगों को भी बताइएगा कोई सवाल में दिक्कत हो तो। हाँ, अगला जरा सवाल करिए, अगला सवाल लगाइए। एक सवाल को समझाने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन वो चीजें समझ में आना जरूरी है। एक सवाल सीखा जाए वो ऐसा सीखा जाए कि अगर वो वाला सवाल आ जाए तो गलती नहीं होना चाहिए, है ना। एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता हुआ यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, मतलब यहां से और यहां आ रहा है ए बी, और इसके आधे पॉइंट पर मान लेते हैं सी है ना। हाँ, कोई दिक्कत? तो क्या कर रहा है? आधे भाग कितने से चला है? 21 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और अगला कितना चला? आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब कुल यहां से लेकर के यहां तक जो समय लगा है, वो समय कितना लगा है? 5 घंटा। कितना? 5 घंटा, है ना। तो क्या याद करना है? दूरी। तो जरा एक बात बताओ, अगर हम यहाँ इसकी दूरी निकाल लें यहाँ तक, ठीक ना। हाँ, तो देखो एक तो क्या तरीका है कि कुल समय बराबर
छोटा छोटा समय, जी। बोलो हाँ या नहीं, जी। बोलो। जी। और छोटा छोटा समय असमय बराबर होता क्या है, दूरी बटा चाल, ठीक है ना। जी। तो दूरी बटा चाल, तो कुल समय है कितना 5, और दूरी कितनी है, मान लो 100, तो अभी कितनी हो जाएगी 100, बोलो जी। कितना हो जाएगा 100 बटा 21, भाई दूरी बटा चाल ना, जी। अब प्लस 100 बटा 24, बोलो कोई दिक्कत। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, ये 21 और 24 एलसीएम, और ये 24 इधर जाएगा 21 इधर जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएंगे ना, कितने हो जाएंगे ये 45x, बोलो हाँ। तो क्या हो जाएगा ये 5 से इसको काट दो, 9 बार में कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 8 सत्ते 56, यानी x की वैल्यू कितनी आई 56 किलोमीटर। तो जरा बताओ अगर ये 56 किलोमीटर है तो ये 56 किलोमीटर होगा, यानी कुल दूरी कितने होंगे 112, ये ना, हाँ कोई दिक्कत हो तो बताओ। और जब आधे आधे भाग की दूरी अगर बराबर बराबर भाग की दूरी अगर कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो एक चीज और बताते रहे, दूरी का फार्मूला होता है स्पीड 1 गुणे स्पीड 2, और जब कुल समय दिया रहेगा तो दोनों को जोड़ देना, ठीक है, और गुणे टी, वही कुल समय इसको कर दो, ठीक है। अब जरा देखो स्पीड 1 कितनी है भैया, स्पीड 2 कितनी है, दोनों का योग कितना हो जाएगा, अगुड़े समय 5 है ना, 5 नवा 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 3 अठे 8 सत्ते, एक दूरी आएगा यहाँ पर, तो दूसरी दूरी और तो कितना हो जाएगा, समझे कि नहीं, यानी इस तरीके से भी लगाया जा सकता था, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। परेशानी है क्या, नहीं। समस्या है क्या, नहीं। और एक तरीके से वो लगाया जा सकता है। चाहो तो औसत चाल ज्ञात कर लो, इसका क्या ज्ञात कर लो, औसत चाल, ठीक है ना। और औसत चाल क्या होता है जरा ध्यान दो, तो औसत चाल तो यही होता है, हाँ, लेकिन 2 का गुणा होता है, 2 गुणे स्पीड 1 गुणे स्पीड 2 बटे स्पीड 1 धन स्पीड 2, ठीक ना। फिर औसत चाल ज्ञात हो जाएगा, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणे समय, 4 का समय में गुणा कर दोगे आंसर। कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत तो बताओ, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस सवाल को 3 तरीके से लगाया जा सकता है, हाँ, औसत चाल ज्ञात कर लिए होते हैं, उसके बाद से उसमें समय का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। अब तुम्हारी जैसी इच्छा है। देखो सवाल को कई तरीके से लगाना जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी को ये तरीका समझ में आए, किसी को दूसरा वाला समझ में आए, है ना। सवाल को जल्दी लगाना जरूरी है और लगाना जरूरी है, पहले तो सवाल को लगाना जरूरी है, उसके बाद से सवाल को जल्दी लगाना जरूरी है ना, हाँ, क्योंकि वहां पर समय तो थोड़ा कम पड़ता है। अगला सवाल देखा जाए, कह 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है, दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहली रेलगाड़ी की गति बताओ। 2 रेलगाड़ी है, उनकी स्पीड दे रखा है, स्पीड 1 मान लो और स्पीड 2 मान लो, इनका गति का अनुपात कितना है भैया 5:6, यानी अगर देखा जाए तो 5x है और ये कितना है 6x है, बोलो। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा, तो 4 कितना है यहाँ पर अगर देखा जाए तो 6x दूसरे का, और कितना इसका दूरी तय कर रहा है 450 कितने घंटे में 5 9, 45 फिर 6 से इसको काट दो, कितनी बार में कट जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आई। कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्या पूछ रहा है, 5 पहले वाले की गति बताओ। तो पहले वाले की गति कितनी है 5x ना, तो 15×5 75 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत हो तो बताओ, अगर दूसरे का पूछता तो 90 आया ही था, है ना, 15×6 90। कोई दिक्कत, हाँ। अगला फल लगा, अगर इसकी चाल का अंतर पूछ देता तब, तो 5 और 6 का अंतर 1 था ना, तो एक का वैल्यू 15 ही था ना, हाँ। अगला सवाल, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है और उसका क्षेत्रफल दे रखा है, और उसका परिमाप ज्ञात करना, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है और लंबाई और चौड़ाई में संबंध दे रखा है, यानी लंबाई और चौड़ाई। बड़े स्पष्ट से बात को पढ़ना कर रहा है,
भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, चौड़ाई से ये 3 गुनी है, ये ज्यादा है, यानी अगर ये 1 है तो कितना भैया 3 है। बोलो कोई दिक्कत? यानी 3:1 का अनुपात है, तो देखा जाए तो 3x है, बोलो, और ये देखा जाए तो 1x है। हाँ? अब क्या होता है, फार्मूला है कि अर्ध क्षेत्रफल का लंबाई गुणे, यानी क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका भैया, लंबाई गुणे कितना दे रखा है क्षेत्रफल 768, यही ना, बराबर लंबाई कितनी है 3x है, चौड़ाई कितनी है x है, 3 से इसको लपेट दो, 3 दूना 3 पचे 3 छक्के x स्क्वायर बराबर अगर 256, तो x बराबर 16 का तो वर्ग है, बोलो, तो 16 का वर्ग है, तो 16 आ गया। अब क्या पूछ रहा है भैया, परिमाप, क्या पूछ रहा है, परिमाप। परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो x की वैल्यू 16 आई है, तो लंबाई कितना हो जाएगा 48 ना हो जाएगा, 3x 16 48, और ये कितना हो जाएगा, ये तो 16 हो जाएगा। तो जरा फार्मूला में रख दो धीरे से, l + b, l 48 है, 16 है, ये 48 और 6 54 10 64 ना, तो 64 दूना 128 है ना, 128 मीटर। कोई दिक्कत है क्या? हाँ बस ठीक है ना। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान देना, इस बार जो सवाल है वो जरूर कुछ लेवल बढ़ा करके पूछा जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको कांस्टेबल के साथ साथ दरोगा के भी कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि पॉसिबिलिटी हो आने की, और जो मर्जी वो क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे। क्वेश्चन वही कराया जाएगा आप लोगों को। सिलेबस में 15 से 16 चैप्टर है मैथ का, मैथ में अगर जाके देखेंगे तो, ठीक है जी। तो उसमें 15 से 16 चैप्टर है, ठीक है। आपको पता ना 19 या 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, बाकी जो 17 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन होते हैं वो भी लगभग रीजनिंग जैसे ही होते हैं, वो मैथ के ही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। जी तो अगला लगा, तो इसमें से ऐसा ही क्वेश्चन करा जाए ताकि क्वेश्चन की संभावना भी हो आने की और आपकी प्रैक्टिस भी हो। अगला सवाल क्या है, 3 अंकों की एक संख्या ABC है जिसमें A सैकड़ा के स्थान पर है, B दहाई के स्थान पर, C इकाई के स्थान पर है, और इस संख्या को ABC के रूप में लिखा जाए और इसे 7, 11, 13 के लघुत्तम समापवर्तक से विभाजित किया जाए तो परिणाम क्या होगा, है ना। लो भैया कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो 7, 11 और 13 का तुम्हें क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक। तो इसका जब निकालोगे तो सभी भाषण क्या, तो सबका गुणा कर दोगे, तो गुणा करके देखो कितना आएगा 1001। और याद कर लेना, इस पर बड़ी सारे सवाल आए थे पुलिस कांस्टेबल में, ठीक ना। और ये 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है जो 7, 11 और 13 से कटती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा था उसमें कि 7, 11, 13 से, तो क्वेश्चन उसमें दूसरा तरीके दिया था कि 11 से कटने वाले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग कितना आएगा 2, और 13 से सबसे छोटी 4 अंकों की कटने वाली संख्या के अंकों का योग वो भी आएगा 2 का गुणनफल कितना होगा 4। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलो तो हम उस क्वेश्चन से करते हैं, गुणा कर लेना 1001 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब इसी से विभाजित करना, ABC मतलब समझ रहे हो क्या। कोई 3 अंकों की संख्या बताओ जो जिसके अंक अलग अलग हो, कोई 3 अंकों की संख्या बताओ, कोई भी बोल दो। 5, 6, 7, इस लड़के ने बोल दिया 5, 6, 7, तो इसी को ABC 2 बार लिखना ना, तो 5, 6, 7 लिख दो। इसी को 1001 से भी डिवाइड कर दो, बोलो कितने बार में जाएगा, पहले 5 बार में कितना हो जाएगा 5005, इसको काटोगे तो यही ना आएगा, 5 से 5 0, 7, 6, ये तो 0 हो जाएगा ना, फिर 6 उतारेंगे, फिर कितनी बार में जाएगा 6 बार में, 6 बार में ना, तो 6000 6 0 0 7, अब क्या उतरेगा, अब कितनी बार में जाएगा, पूरा का पूरा कट गया क्या, देखो 0 बचा ना, क्या आया 5, 6, 7 जो तुमने माना था, यानी ABC ये तो माने थे ना,
यानी ए बी सी यही था, और ये क्या है ए बी सी, अर्थात भागफल क्या आएगा, परिणाम क्या आएगा ए बी सी। नहीं समझे क्या? कुछ और भी मानते ना तो भी वही आता है। 1 2 3 1 2 3 भी मानोगे ना तो भी वही आएगा। 1 2 3 1 2 3 1001 से काट दो, देखो कितनी बार बन जाएगा ये ना, एक, अरे ये तो 0 हो जाएगा ना, 3 2 फिर 2 उतारो, फिर कितनी बार में जाएगा 2, फिर कितना हो जाएगा 2000, 2 0 0 3 और फिर 3, फिर देखो 3 बार में जाएगा ना। बोलो देखो सब पढ़ के क्या है 1 2 3 और 1 2 3 को ही तो तुमने माना था ABC। स्पष्ट हो? कोई दिक्कत है तो बता, ठीक है ना। और वो बात याद रखे ना, नफा 11 13 का लौसा 1001 याद रहेगा तो गुणा नहीं करना पड़ेगा थोड़ा, बाकी तो कलम आपके हाथ में है ना। अगला सवाल, आ जाओ आंसर। 5 अंकों की एक संख्या है, क्या है भैया 2 4 7 और क्या हो यक्ष 8, यही ना। वो किससे काटा जा रहा है 44 का मतलब किसका फैक्टर है 4 गुणे 11। तो चलो क्यों नहीं 11 का नियम लगा लिया जाए, बोलो। और 11 का नियम क्या कहता है, एक एक अंकों को छोड़ करके जोड़ दो। हाँ तो कितना हो जाएगा 2 7 9 और 9 8 17, और जो बचे उसको जोड़ दो 4 धन यक्ष, यही ना। कहता है इसका अंतर या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या तो 22 आना चाहिए, यही कहता है। तो 11 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, और 11 से 44 से कटेगा, 44 से कटने का मतलब 11 से कटना चाहिए, यही ना। आप फन से रख लिया जाए, पहला फन रखा जाए 1 तो 4 1 5 हो जाएगा, अब 17 में 5 जा 12 आएगा, नहीं हो सकता है क्योंकि क्या आना चाहिए 0 या तो 11 या तो 22 या तो 33, ये सब आना चाहिए। बोलो पहला खत्म, 2 रखा जाए तो 4 2, अब 17 में 6 जा, ये तो 11 आ गया, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, सही है। 3 रखो देखो तो क्या हो जाएगा 4 3 7, तो 10 आएगा 17 में से, नहीं कर सकता है। अंतर 11 आना चाहिए या 22 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। 4 रखो 4 4 8 9 आएगा, नहीं कर सकता। क्लियर हो? बस चलो अगला फॉर्मूला। हाँ देखो क्या करा, 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 256 का वर्गमूल कितना होता है 16, और 16 का वर्गमूल 4, इसका गुणनफल करना है, कितना आएगा। और फिर क्या कर रहा है, फिर परिणाम के वर्गमूल ज्ञात करिए, फिर इसका वर्गमूल ज्ञात करो, कितना आएगा 8, ये आंसर है ना। बस ये प्रीवियस क्वेश्चन का सवाल है, ठीक है। अगला फल देखो, अगला फल दाम निकालो। ये समय बस मेहनत करने का वक्त है, रिवीजन करिए। जितने लोगों ने जो चीजें पढ़ा है उन सभी चीजों का रिवीजन करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, काफी ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है ना। वो आप कर भी रहे होंगे, और अगर जो जितनी भी चीजें पूर्व में आप पढ़े होंगे, जैसे जीएस में कुछ पूर्व चीजें पढ़े होंगे, उसको ले आइए, उसको पढ़िए, ठीक है ना। और जो इस समय पढ़ रहा है उसको तो आप पढ़िए ही पढ़िए। हाँ तो 2 कुर्सी और 1 मेज का मूल्य कितना 170 रुपए में खरीदे सकते हैं ना। तो 2 कुर्सी है, हाँ बोलो, यानी 2 चेयर है और एक क्या है टेबल है, हाँ इसका दाम कितना है 170 रुपए मिला करके, है ना। फिर आगे क्या कर रहा है 5 कुर्सी यानी 5 चेयर प्लस 4 टेबल, इसका दाम कितना है 530 रुपये। क्या चाहिए अपने को कुर्सी का यानी चेयर का दाम चाहिए, तो टी हट जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, तो इसमें किसका गुणा कर दें 4 का,
है ना? जी। तो 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4 दूंगा, अब 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा, यानी 680। कोई दिक्कत हो तो बताओ। यानी उसी को हमने परिवर्तन कर दिया ना? हाँ, बस माइनस कर दो, माइनस 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 कट गया, टेबल की कहानी खत्म। 8 सी में से 5 सी जा 3 सी, 3 सी माने 3 कुर्सी का दाम। बोलो भैया। और ये 0 और 8 में से 3 जा 5, 6 में से 5 जा 1, 3 से इसको लपेटोगे तो कितनी बार में जाएंगे? यानी एक कुर्सी का दाम कितना? 50। ठीक है? अगर वही पूछता किसका दाम? टेबल का दाम, तो कोई दिक्कत नहीं, कुर्सी का दाम यहाँ पर रख देते तो कितना हो जाता है? ये 5 कुर्सी का दाम कितना हो जाएगा? एक कुर्सी का दाम 50, तो 5 का 250, और 250 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाता है। तो 530 में से कितना लिख रहे हो? 530 में से 250 को माइनस करो, क्या लिखे हैं? 530 में से 250, 0, 13 में 5 जा 8, और कितना हो जाएगा? ये 4 बचा 280, है ना? और 280 को जब 4 से लपेटोगे, क्योंकि 4 है ना इधर, तो 4 उधर भाग करेगा, तो 4 सत्ते, तो एक मेजवा का दाम कितना आएगा? कोनो दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है तो अगला फॉर्म कहीं नहीं लगा रहे हो? एक्स के पास बैंक खाते में 90 रुपया 53 पैसा शेष है, ठीक ना? इतना रुपया जमा करने वाला इतना रुपया निकाल लिया। क्या है इस सवाल में? जोड़ना है तो है। 90 रुपया पहले था, और कितना रुपया और जमा किया? 67 रुपया 14 पैसा जमा कर दिया। अब बताओ कुल खाते में कितना हो जाएगा? 4 3 7 5 1 6 7 9 6 15। अब उसके खाते में 157 रुपया 44 पैसा हो जाएगा। अब बाद में क्या किया? वो जाके धीरे से 70 रुपया 16 पैसा निकाल लिया, है ना? तो कह रहा कितना बचेगा? कितना बचेगा? 87 रुपया 51 पैसा बचेगा, यही ना? कोई दिक्कत नहीं। तो अगला फल लगाने दिक्कत है तो जरा मार कर देना। तो दूसरा बात देखिए, आप लोग भी पहले से जहां से पढ़ रहे हैं, जिस टीचर से पढ़ रहे थे, आप उस टीचर पर भरोसा करिए और अपने आप पर भरोसा इस समय सबसे ज्यादा करिए, ठीक ना? और उसके बाद से आप अपना काम कंप्लीट करिए, इधर उधर बहुत ज्यादा कृपया न जाएं, ठीक है? हाँ, जहां से चीजें समझ में आए वहीं से आप पढ़िए, क्योंकि समय आपका ही सबसे ज्यादा कीमती है। हाँ, क्या हो गया? 11। दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम क्रमशः 2 और 72, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से अधिक है। यानी एक बड़ी है और एक कौन है? छोटी है ना? तो छोटी संख्या को अगर हम x मान लें तो क्या करा? बड़ी संख्या क्या है? इसके 2 गुने को, यानी इसके 2 गुना कर दिया जाए। करा उसके बावजूद भी वो माना नहीं है, करा 2 गुने से भी हम अधिक है और 2 भी अधिक है, यानी 2 गुने प्लस 2 अधिक है। ये बड़ी संख्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी। कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं। फार्मूला क्या कहता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे। बोलो जी। हाँ, पहली संख्या है कितनी? मान लो ये बड़ी संख्या, तो एक कितना हो जाएगा? 2 कॉमन ले, यहां से क्या हो जाएगा? x प्लस 1। अगर दूसरी संख्या कितनी है? x है, बराबर इधर लौसक कितना है? लौसक कितना है? 72 है, और इधर मौसक कितना है? 2 है। 2 से 2 कट गया। बोलो क्या हो जाएगा? ये x और x प्लस 1 बराबर 72। अब एक तो ये तरीका है यहाँ से कि हम अलजेब्रा को सॉल्व करें, द्विघात समीकरण सॉल्व करें। जिनको आता हो तो कर ही लेंगे, जिनको आता हो तो कर ही लेंगे, तो जिनको नहीं आता वो क्या करें? कैसी करें? कोई 2 संख्या बताओ जो क्रम से हो, क्योंकि जस्ट 1 जुटा है ना इसमें, तो वो या x है और जस्ट उसके अगला वाला है। 2 संख्या बताओ क्रम से हो जिनका गुणा करने पर 72 आ जाए। कितना होगा? 8 और 9।
यही ना, यानी 8 गुणे 9 को हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 72, यानी x की वैल्यू कितनी मिल गई 8 मिल गई। तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 8। कोई दिक्कत? अगर पूछता बड़ी संख्या बताओ तो बड़ी संख्या तो ये है ना, कितना हो जाता 8 दूना 16 दू, यानी बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 18। ठीक है। अब पूछता दोनों में अंतर कितना है, तो कितने का अंतर है 10 का। पूछता दोनों का योग कितना है, कितना है 26। ठीक है ना, ठीक है ना, इंक डाल देना। अगला फल लगाओ, अगला फल लगाओ। समझ में आना ये वाला सवाल? हाँ, रेखांश पे याद रखे ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे, अगर 3 संख्या है तो 3 कर देते हैं, पहली गुणे दूसरी गुणे तीसरी। हाँ, अगला देखो, करा 4/5 अनुपाते 12/10। इसको कैसे लिखते हैं देखो, 4/5 लिख दो और फिर उसके बटे लिख दो 12/10। लिख दिया, समानुपात का चिन्ह को बराबर कर देते हैं। फिर क्या है x/6 बटा 9/2। ठीक है, बस ये इतना काम करना। अब इसी के आगे काम कर लो। क्या होता है, बगल का बगल में गुणा होता है, नीचे का ऊपर, यही ना। तो नीचे का ऊपर हो जाएगा, तो 10 का गुणा 4 में होगा तो 10 चौके, और 12 का गुणा 5 में होगा तो 12×5 60। और बगल का बगल में गुणा होगा नीचे का ऊपर, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2 यश, और नीचे कितना हो जाएगा 9 छक्के, ठीक ना। 20 दूना 40, 20 तिहाई 60। 2 से इसको काट दो, कितने बार में कट जाएगा 27 बार में ना, और 3 9 9 इधर बचा, इधर 2 बचा, 9 दूना x की वैल्यू कितनी आई, x का वैल्यू पूछ रहा है ना, बस ठीक है। हाँ, चलो तो अगला सवाल लगाओ। अगला सवाल तो बहुत ही इजी सवाल है, तो कहीं करवा रहे हैं, आया था। ठीक है, इसका आंसर तो तुरंत देख करके बता दोगे। कितना हो जाएगा 750 का 80% ना, तो 750 का 80% माने 80 बटा, फिर क्या कर रहा है उसका 120%, 120 बटा, फिर क्या कर रहा है उसका 40%, 40 बटा, ठीक ना। काटना पीटना शुरू करो, पहले 0 0 सब उड़ा दो, है ना। अब क्या कर दो 25 चौके 25 तिहाई, 4 से 4 बस, 8 त्रिक 24 और 24 गुणे 12, ये ना बचा। बस 12 चौक 48 के 8, 4 आया, अब 12 दूना 24, 4 26, अरे सॉरी 24 4 28, 228, है ना। ठीक है, अगला फल लगाओ, अगला फल लगाओ। अगला फल देखो, अच्छा सवाल है। अगला फल लगाओ। करा यदि एक वस्तु 300 रुपए में खरीदी गई और पर 50 रुपए मरम्मत के रूप में खर्च किए गए, यानी अब कुल कितना रुपए हम लोग खर्च कर चुके हैं 350 रुपए, है ना। और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, है ना, जो कि लागत मूल्य का 110% है। कौन अंकित मूल्य, इसका मतलब है जो 350 है, जो कि करा क्या, जो कि लागत मूल्य का कितना है 110% है, तो 110% है इसका, है ना। बोलो। और क्या बोल रहा है, ये जो आया ये अपना लागत मूल्य आ गया। अब इसके बाद से करा कि इसको बेचना है तो कितना का फायदा होना चाहिए 20 का ना, तो गुणे 120 बटा 100। इसी को काम कर लो, 2 0 से 2 0 कट गया, है ना। इसको कर देना ना, 20 छक्के 120, 20 बच्चे 5 सत्ते 35, 11 सत्ते 77, गुणे 6 6 सत्ते 42, और 6 सत्ते 42 और 4 465। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वहां पर वही भाषा समझना, जो कि लागत मूल्य का, तो हमने क्या किया 350 रुपया था,
तो लागत मूल्य 355 रुपया हुआ, क्रय मूल्य ही तो पड़ता है लागत मूल्य। उसका 110% था अंकित मूल्य, तो 110/100 कर दिए। अब करा अंकित मूल्य में लाभ लेगा, मनमाना ही कर रहा है, अंकित मूल्य पर ही कर रहा लाभ लेंगे हम, छूट नहीं देंगे हम, बिल्कुल नहीं देंगे हम, उसी पर ज्यादा कमाएंगे। इसका मतलब इसी पर वो कमाएगा, तो 20%, ठीक ना। तो 120/100 हो गया, कोई दिक्कत है क्या? लागत मूल्य क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य उसका 350 था। हाँ, अगला सवाल, लागू होने वाली कुल छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट दी जाती है? ये तो आसान सा सवाल है। हाँ, कुल मान लो मूल 100 है, फिर कितना छूट दिया जाएगा? 20 ना, कितना लिया जाएगा? 80/100, फिर कितना छूट है? 10, कितना हो जाएगा? इसको ऐसे भी लगा सकते हो, a + b + ab/100, ऐसे भी लगा सकते हो। हाँ, कितना हो जाएगा? 0000 कट जाएगा, 20 कट के 8 9। अब बताओ 100 दाम था, लिया कितना गया? तो छूट कितना दिया गया होगा? 28% का छूट दिया गया होगा, माइनस का मतलब छूट दिया गया, ठीक है ना। लेकिन एक बात और बताते हैं, इस सवाल को अगर तुम्हें मान लो लगाना है तो एक और तरीका बताते हैं। जैसे मान लो सवाल में अगर कहा था तुमसे कि एक सवाल है 16/2/3%, ठीक ना, 14/2/7% और 12/1/2% का एकल छूट बताओ। क्या बताओ? एकल छूट बताओ, ठीक है ना। तो देखो करना क्या है, 16 × 48 = 50/3 है ना ये। हाँ, इसको 100 बना लो, तो क्या हो जाएगा? 2 का गुणा ऊपर नीचे करोगे ना, कितना हो जाएगा? 100/6। और 100/6 को अगर हम भिन्न के रूप में लिखें तो ये 1/6 है। बोलो हाँ या नहीं, कोई दिक्कत? 14 × 7 = 98, 200/5 आता था, कितना है? अच्छा, 12 दूना 24, 25/2, तो ऊपर नीचे 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये भाई 100/8 आएगा, या 1/8। ये बात स्पष्ट हुआ? ध्यान से समझना, वरना इसको इस नियम से नहीं लगा पाओगे, ना इस नियम से, क्योंकि ये 2 लोगों के लिए मात्र लगता है। ऐसे लगाने बैठोगे तो बहुत समय लग जाएगा। वैसे सीख लो भैया अच्छे से, ठीक ना। तो 1/6, 1/7, 1/8, कोई दिक्कत? अब जरा देखो, अगर ये छूट दिया जा रहा तो लिया कितना जा रहा? 6 में 1 छूट दिया जा रहा ना, तो लिया कितना गया? गुणे करते चलना। 7 में 1 छूट दिया गया तो लिया कितना गया? 8 में 1 छूट दे दिया गया तो लिया कितना गया होगा? 7 से 7 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, कितना बचा भैया? 5/। यानी 8 में से 5 लिया गया है ना, तो जरा बताओ दिया कितना गया है? 3। कितने में? नहीं समझे क्या भाई? ये वाली लाइन समझ में आई कि नहीं आई? उसके बाद से 6 में से 1 दिया जा रहा तो 5 लिया जा रहा होगा, 7 में से 1 दिया जा रहा तो 6 लिया जा रहा होगा, 8 में से 1 दिया जा रहा तो 7 लिया जा रहा होगा। हमने उसको सॉल्व कर लिया, कुछ तो आएगा ना भैया। तो 5/, और 8 में से 5 लिया गया तो दिया कितना गया है? 3/8। अब गुणे 100 कर दोगे तो क्या निकल जाता है? परसेंटेज, ठीक ना। ये छूट निकल जाएगा तुम्हारा। अब 100/8 कितना होता है? 12.5%। है तो 100/8 12.5%। अब 12.5 में 3 का गुणा करो कितना हो जाएगा? 37.5% या 37/1/2%, ठीक ना। इस सवाल को भी तुम ऐसे लगा सकते थे। जरा देखो, ये 80 क्या है? ये कितना? 20% ना, तो 20% को क्या लिखते हो तुम? 1/5, बोलो। और 10% को क्या लिखते हो? 1/10, है ना। 5 में से 1 छूट दिया गया तो लिया कितना गया है? 4/5, गुणे कर दो। 10 में से 1 छूट दिया गया तो लिया कितना गया है? 9/10, है ना। ऊपर का ऊपर गुणा कर दो, 9 चौके 36, 10 बचे तो 50 में से 36 लिया गया है तो दिया कितना गया है? बटे गुणे 100 कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। 50 दूना 14 दूना, आया कि नहीं आया? तो एक और तरीका सीख लेना, ठीक ना। अगर सवाल ऐसा आ जाएगा कुछ तो उसको हम कैसे बदल करके लगाएंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत है क्या? परेशानी है क्या? तो अगर सवाल लगाओ तो दिक्कत नहीं है। तो
तुम लोगों में से किसी के मन में ऐसी बात तो नहीं उठ रही है ना कि 1-1 घंटा पढ़ते हैं तो फिर उसके बाद फिर मन नहीं करता है? ये सब बात अगर उठ रही है तो फिर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती इस बार तुम्हारे लिए नहीं बनी है, ध्यान देना। समय पढ़ाने वालों को समय तक नहीं मिल पा रहा होगा, समय बीत जा रहा होगा तुरंत। और अगर तुम्हारा ये प्रश्न है कि 1-1 घंटा 2 घंटा पढ़ने के बाद फिर मन परेशान हो जाता है, ठीक ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए इस समय, है ना? हाँ, ब्याज दर ज्ञात करो। जब कह रहा है 1,000 रुपए के मूलधन पर 5% की अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपया होता है, ये तो बहुत आसान से सवाल होगा ना। ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे बटा 100। ब्याज कितना है? 440। मूलधन कितना है? 1000। गुणे दर कितना है? दर तो याद करना है ना। समय कितना है? 5 बटा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 कट गया, है ना। 44 बटा 5, ये इधर होगा 8, 5 अट्ठे 40, दशमलव लग जाएगा ना, फिर 5 अट्ठे यानी 8.8%, है ना। चाहते तो पहले निकाल लिए होते इस तरीके से भी। 440 रुपया का ब्याज है, कितने में? 1000 में, गुणे 100 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कितना आया? 44% का ब्याज आया। 44% कुल आया ना, 44 कुल आया। और कितना है? 5 साल में मिल रहा है। 44% का ब्याज 5 साल में मिला है, तो बटे 5 कर देंगे तो कितना आएगा? 1 साल का आ जाएगा। ठीक है, बतिया वही हुआ, फार्मूले फिल। अगला सवाल। और अगर आपको समझ में आए तो क्लास शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। हाँ, वह समय याद कीजिए जिससे 1000 रुपए के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 331 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर 1000 रुपया है, समझो इधर, और इस पर ब्याज है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज है 331 रुपया, तो ले दे करके देखा जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये इसका मिश्रण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। हाँ भाई, 1000 रुपया अपने पास था, ब्याज हमको मिला 331, तो अपने पास कुल हो कितना गया? 1331 रुपया। फार्मूला क्या होता है? A बराबर P 1 + R/100 टू द पावर। बोलो। तो का दिया है? A का वैल्यू कितना है? 1331। P की वैल्यू कितनी है? P को इधर भाग करवा दे रहे हैं। 1000 बराबर, और क्या दे रखा है? वो 10% R का वैल्यू दे रखा है, तो 1 + 10 बटा 100 करो, कितना आ जाएगा? 1 बटा 10 अपर 10 का नाम 10 11 बटा 10 पर। और इसको क्या लिख सकते हो? 11 बटा 10 पर कितना घात है ये कुल? भाई 11 पर 3 घात 1331 होता है, 10 पर 3 घात 1000 होता है। 11 बटा 10 11 बटा 10 आधार बराबर है, तो घात क्या होने चाहिए? इनका वैल्यू कितना आ गया? ठीक है जी, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। हाँ, इस सवाल को ऐसे भी लगा सकते हो, सीधा सीधा अगर तुम्हें लगाना है, जनरली डायरेक्ट है, तो क्या करना है? देखो, कितने का ब्याज मिला है? कितने में मिला है? गुणे 100 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया, कितना आया? 33.1 कुल आया ना। अगर समय ज्ञात करना है तो दर से भाग दे देना, दर ज्ञात करना है तो समय से भाग देना। क्या ज्ञात करना है इसमें? समय। तो किसे भाग दोगे? दर से। तो दर से भाग दोगे, 10 × 30 लगभग 3 आ रहा ना, वही आंसर होगा। समझे? हाँ, तो ध्यान देना ये बात। समझ में आया? जब अभी ऐसा सवाल दे, ब्याज दिया रहा है, मूलधन अपने को पता रहा है, तो ब्याज बटा मूलधन कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, जो आएगा। अगर समय ज्ञात करना है तो दर से भाग करेंगे, दर ज्ञात करना है तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जो दशमलव वाला रहेगा वो छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, इसी में से दशमलव में आता है। ठीक है ना? हाँ, एग्जैक्ट नहीं कटेगा वो। अगला सवाल। बस कुछ और सवाल है ना? बस कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। बस कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा।
लोगों का तो केवल वक्त आया था, आपका दौर आएगा। चलिए, 3 साझेदार हैं ए बी सी, 4:5:5:6 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं। लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपये अधिक है। ए है, बी है, सी है, अनुपात कितना भैया 4, 5, 6। कह रहा है जो सी है वो ए से ज्यादा करता है, कितना 200 रुपया। इन लोगों का अंतर कितना है 4 और 6 का अंतर, क्योंकि अधिक या कम अंतर को बताता है। तो कितने का अंतर है 2, और वही किसके बराबर है 200 के बराबर। तो 2 बराबर 200, तो 1 बराबर 100। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब क्या कर रहा है, तीनों लोग कितना रुपया निवेश कर रहे हैं, तीनों लोग मिलाकर कितना कर रहे हैं 6, 5, 11, 4, 15। तो 1 बराबर 100, तो 15 बराबर 1500 रुपया। ठीक है हाँ जी। बस। अब ये लास्ट सवाल है, ठीक है हाँ। इसको देता क्या लगाने के लिए कि लगवा दें। 3 साझेदार हैं, 2:3:4। ये भी साझेदारी का क्वेश्चन हो, आगे आओ, है ना हाँ। 2:3:4 है ना। फिर इसमें करा एक नया भागीदार डी शामिल हुआ, शामिल कर लो इसको भी, जाओ भैया तुम्हें भी शामिल कर लेते हैं, है ना। करा जिसने प्रत्येक ए और सी के आधे से लिए। ए और सी का कुल कितना हिस्सा है 4, 2, 6, 6 का आधा, यानी डी कितना लिया है 3 लिया है। करा यदि डी के लाभ का हिस्सा 100 रुपया है, यानी 3 का वैल्यू कितना है 100 रुपए के बराबर है ना। तो कह रहा है तो कुल लाभ बताइए इन लोगों का। तो इन लोगों का कुल लाभ कितना था, यही तो था। डी की बात नहीं कर रहा है, इन लोगों की बात कर रहा है। उसका तो लाभ तो हो ही गया है। तो कितना हो जाएगा 4, 3, 7, 2, यानी 3 बराबर 100। तो पूछ रहा 9 बराबर कितना है ना। कितना हो जाएगा 3 से गुणा करते हैं, 9 गुणे 100 और बटा 3 त्रिका कितना आएगा भैया, कुल कितना लाभ होगा उनका 300। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या प्रॉब्लम। तो उम्मीद है चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोगों को भी अगर समझ में आया होगा तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और आपको इसी तरीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और दरोगा के भी क्वेश्चन आपको जो पॉसिबल होगा, और चैप्टर से जो आपके यानी जो आपके सिलेबस में चैप्टर होगा उसी चैप्टर से सवाल बताया जाएगा। ठीक है ना। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।